तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो में आप सीखेंगे टैक्सेबल इनकम निकालना। तो एक एक करके हम इन सभी कंपोनेंट्स को देखेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे कि आपके पास एक घर है और आप अगर उस घर को किराए पर देते हैं तो क्या होगा, आप किराए पर देते टाइम फिक्स कर देंगे कि मुझे हर महीने इतना किराया चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, अपने घर को किराए पे दिया और उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 रुपये पर मंथ किराया चाहिए। तो 10,000 रुपये के अकॉर्डिंग जो उनका सालाना इनकम है किराए से, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं रेंटल इनकम, वो है कितना, 1,20,000। तो हम कह सकते हैं जी इनकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो पूरे साल में कितनी है, 1,20,000। दूसरा देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय हैं और महीने के एंड में आपको सैलरी मिलती है। तो सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, एक तो होती है आपकी बेसिक सैलरी जो आपको मिलती है। उसके अलावा उसमें क्या इंक्लूड होता है, डियरनेस अलाउंस जिसे कहते हैं महंगाई भत्ता। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है ये डियरनेस अलाउंस आपका बढ़ता जाता है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा कई बार कहते हुए कि मेरा पीएफ कटता है वगैरह वगैरह। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस यानी कि आपके आने जाने का खर्चा। उसके बाद अदर अलाउंसेस में क्या है दोस्तों, जैसे आपके मेडिकल अलाउंस, किसी का मेडिकल इंश्योरेंस होता है कंपनी वाले ही करा देते हैं, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और भी बहुत सारे के अलाउंसेस होते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो इन सभी को जोड़ के आपका क्या आता है, आपकी आती है ग्रॉस सैलरी। अब सरकार ने एक प्रोविजन निकाला हुआ है कि जिन लोगों की भी सैलरी है हम उन्हें 50,000 की छूट दे देंगे। मीन्स उन्हें 50,000 की इनकम पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो टोटल सैलरी में से जब आप 50,000 घटा देंगे तो आपकी नेट पेबल कितनी बचती है, 3 लाख रुपए। ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो आपने दो कंपोनेंट देख लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हमारा तीसरा कंपोनेंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस भी हो ऑनलाइन के थ्रू या फिर ट्रेडिशनली वही फिजिकली आप मार्केट में बेचते हैं। मान लीजिए आपका फ्रूट और वेजिटेबल्स का बिजनेस है। अब आपने पूरे साल क्या करी, सेल्स करी। सेल्स से आपका टोटल रेवेन्यू है 10 लाख का। जब आपका बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे एम्प्लॉय की असेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह और बाकी के एक्सपेंस माइनस करते हैं। तो आपने इनकम में से एक्सपेंस माइनस करा तो आपकी नेट इनकम आ गई 4 लाख की। तो ये 4 लाख है, ये आपकी क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये आपकी किससे इनकम हो गई, बिजनेस से। अब हमारा चौथा कंपोनेंट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो मान लीजिए आपके पास एक कार है, आपने गाड़ी को बेचा ओएलएक्स के थ्रू या फिर किसी एजेंट के थ्रू और आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया जिसे हम कहते हैं सेल्स प्रोसीड्स। मान लीजिए आपने 30 लाख की कार बेची। अब कार बेचते टाइम क्या होगा, आपके पास कार तो बेच दी आपने, लेकिन उसकी जो आपने परचेज कॉस्ट होगी वो आपको माइनस करनी पड़ेगी प्रॉफिट निकालने के लिए। तो हम माइनस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, आपको एक्विजिशन वर्ड तो समझ आ रहा होगा कि हमने परचेज प्राइस है जब इसको खरीदा होगा। तो ये इंडेक्स कॉस्ट क्या है, इनकम टैक्स में क्या होता है दोस्तों कि जिस कॉस्ट पर आपने परचेज करी है सिर्फ उसी वैल्यू को आप माइनस नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने ये जो कार थी वो 2 साल पहले या 4 साल पहले आपने 3 लाख की खरीदी थी, लेकिन 4 साल बाद जो इसकी कॉस्ट है वो कितनी होगी, उसे एक्चुअल वैल्यू पर लाना पड़ता है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पर। मान लीजिए 2010 में आपने इसे 4 लाख में खरीदा था और 2018 में आप इसे बेच रहे हैं। तो आपको इसकी कॉस्ट को 2018 तक लाना पड़ेगा, 2010 तक। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसके बेस ईयर्स होते हैं, वो इनकम टैक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। जिस तरह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसी तरह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। उसी तरह मान लीजिए जब आप सेल कर रहे हैं तो कुछ खर्चे भी होते हैं, तो एक्सपेंस इन कनेक्शन विद सेल, जो भी गाड़ी को बेचते टाइम खर्चे हुए हैं उसको भी माइनस करना पड़ता है कैपिटल गेन और लॉस को निकालने के लिए। इस तरह 30 लाख की कार आपने बेची, उसकी कॉस्ट घटाई, उसकी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट क्या होती है कि उसके रिपेयर में कितना खर्चा आया, गाड़ी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को इम्प्रूवमेंट और अच्छा बनाने के लिए
कितना खर्चा आया, और एक्सपेंस इन कनेक्शन विद सेल, इन सभी को माइनस करके आपको मिलता है कैपिटल गेन 20 लाख का। अब दोस्तों जो कैपिटल गेन है वो दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जनरली जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का होल्डिंग पीरियड है एसेट्स के लिए वो क्या है, 36 मंथ्स। अगर किसी असेट को आपने 36 महीने से कम होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म है, और 36 महीने से ज्यादा होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म है। ये इसका जनरल रूल है, लेकिन कुछ केसेस में जो ये पीरियड है होल्ड करने का वो डिफर भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये देखिए यहाँ पर कुछ असेट्स दी हुई हैं जिनका होल्डिंग पीरियड अलग अलग है। इक्विटी शेयर्स जो लिस्टेड है उनका 12 महीने, अनलिस्टेड वालों का 24 महीने, प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड, अनलिस्टेड, इसी तरह यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। अब हमारा अगला कंपोनेंट क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या, जैसे आपकी कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम को कहते हैं हम गैम्बलिंग वगैरह, लॉटरी से, लॉटरी से आपने कुछ इनकम कमाई, इंश्योरेंस कमीशन, आपको कोई कमीशन रिसीव हुआ, फैमिली पेंशन, बैंक से आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, रेमुनरेशन मिल रहा है आपको कोई, आप क्या है आपका खाली लैंड है और आपने वो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए किसी को दिया हुआ है और उससे आपको रेंट मिल रहा है, तो वो भी आपकी कहाँ आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, आपको डिविडेंड मिला, आपको गेमिंग से इनकम हुई, तो इस तरह की जो इनकम होती है वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और इस तरह आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से 1.5 लाख की इनकम कमा ली। तो अब देखते हैं, इस तरह आपने पांचों हेड से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इन पांचों को ऐड करके आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो जाती है, 29,50,000। इसे कहते हैं दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, सीधे सीधे जो भी आपकी पांचों हेड्स की इनकम है उसको प्लस कर दीजिए, ये आपके आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। अब क्या होगा, क्या इस पर हमें टैक्स देना होगा, तो इसका आंसर है नहीं। गवर्नमेंट हमें कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड करती है कि आप इन चीजों को अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। अब वो डिडक्शंस क्या होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये चार्ट भी या इमेज भी लगाई हुई है, जिससे क्या है इनकम टैक्स आपका रिड्यूस होता है इन डिडक्शंस की वजह से। और वो डिडक्शंस कितनी है, सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक। आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इतनी सारी डिडक्शंस दी हुई हैं। 80C में दोस्तों बहुत सारी डिडक्शंस हैं, मान लीजिए 15-20 डिडक्शंस तो 80C के अंदर दी हुई हैं। और ये सारे सेक्शंस अलग अलग डिडक्शंस के लिए हैं। जैसे कि सेक्शन 80D, आप मेडिक्लेम कराते हैं, आपने सुना होगा जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस, वो उस तरह की डिडक्शंस यहाँ पर आपको मिलती है। इसके बाद लोग एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, तो जो एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसकी डिडक्शंस आपको यहाँ सेक्शन 80E में देखने को मिलेगी। उसके बाद पेंशन स्कीम की डिडक्शंस यहाँ पर, तो अलग अलग तरह की अलग अलग डिडक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस तरह से आप घर बनाने के लिए लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप बहुत सारे डिडक्शंस देख सकते हैं, जैसे डोनेशंस, रॉयल्टी, अलग अलग एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपकी टोटल डिडक्शंस कितनी हो जाती हैं, इस तरह से आपकी टोटल डिडक्शंस हो जाती हैं पूरे साल भर में 8 लाख रुपए। आपने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, आपने डोनेशंस दी, आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया, पीएफ कटा, होम लोन भी लिया, तो ये सब करके आपकी टोटल डिडक्शंस बनती हैं 8 लाख की। ये देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि 80C में डिडक्शंस है जो, वो बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं 80C के अंदर। नॉर्मल जो इंसान, हम जैसा छोटा इंसान या फिर मीडियम क्लास के इंसान की जो डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं वो इसी के अंदर होती हैं, जैसे कि ईपीएफ, प्रोविडेंट, होम लोन, फिक्स डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि स्कीम, म्यूचुअल फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट जब आप कराते हैं, तो तब आपको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। तो अब आइए देखते हैं, हम पहले देख चुके हैं ग्रॉस टोटल इनकम निकालना, और आपकी डिडक्शंस कितनी हो चुकी हैं, 8 लाख की आपकी डिडक्शंस हो चुकी हैं। तो जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टैक्सेबल इनकम। और यही वो इनकम है जिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, 21,50,000 रुपये।
गवर्नमेंट आप पर इस पर टैक्स मांगेगी 21,50,000 रुपए, ना कि 29,50,000 रुपए। जो डिडक्शन के बाद आपकी इनकम है वो आपकी टैक्सेबल इनकम है। तो एक बार पूरा फ्लो देख लेते हैं हम इसका। ये देखिए, सबसे पहले आपने एक एक हेड की इनकम निकाली, उन पांचों को आपने टोटल किया तो आपका आया ग्रॉस टोटल इनकम। फिर आपने डिडक्शंस को माइनस करा, तो जैसे ही आपने डिडक्शंस को माइनस किया आपकी आ गई टैक्सेबल इनकम। यही वो इनकम है जिस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब टैक्स कैसे देना पड़ता है, क्या टैक्स रेट है, स्लैब रेट क्या है, किस पर कितना टैक्स रेट एप्लीकेबल है, तो इसके लिए हमारी आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत टेक्निकल जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिंपल टैक्स रेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं। मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।